हेलो गाइस, वेलकम टू देवभूमि विद जीत। दोस्तों, मैं अजय सिंह अधिकारी एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक निकाय में आने वाली हमारी संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई, इसका संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है, इसकी संरचना यानी कि इसकी कंपोजिशन किस आधार पर की गई है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है व इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में जानेंगे कि एससी आयोग की सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है व उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से होते हैं। आइए अब इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग है, इसकी यदि स्थापना की बात करें तो 1978 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के एक पद का सृजन किया गया, यानी कि इसकी स्थापना की गई 1978 में। अब इस समय पर जब यह पद स्थापित किया गया तो इसमें एक आयुक्त के पद की नियुक्ति की बात बोली, ना कि ओवरऑल एक आयोग की बात की। यानी कि जब यह पद याला आयोग गठित किया गया तो इसमें यह पद एक आयोग का ना होकर के एक आयुक्त का हुआ कि एक व्यक्ति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का आयुक्त होगा। कालांतर में 1987 में क्या होता है, 1987 में इसका नाम परिवर्तन करके इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया जाता है और वहाँ पर इसका नाम बन जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। अब आगे चल करके 65वां संविधान संशोधन होता है। 65वां संविधान संशोधन ये 1970 न होकर के 1990 होगा। तो 65वां संविधान संशोधन 1990 में आयुक्त के स्थान पर शब्द ले आते हैं आयोग, यानी कि अब वह व्यक्ति उस पद का नेतृत्व न करके एक आयोग उस पद का नेतृत्व करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी स्थापना के क्रम में एक इसका क्रमिक विकास था कि 1978 में एससी व एसटी पद के लिए एक आयुक्त की व्यवस्था की गई। 1987 में इसका नाम परिवर्तन करके इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया। लेकिन अभी भी इसमें जो इसका वरिष्ठ व्यक्ति था वह एक आयुक्त हुआ करता था, एक व्यक्ति था, आयुक्त की व्यवस्था की गई। आगे चल करके 1990 में 65वां संविधान संशोधन करवाया और आयुक्त शब्द के स्थान पर यानी कि आयुक्त के पद के स्थान पर आयोग का सृजन किया। ये तो थी दोस्तों इसके स्थापना संबंधित बातें। अब बात करते हैं इसके वर्णन की कि आखिरकार इसका वर्णन कहाँ किया जाता है। यदि इसके वर्णन की बात बोलें या इसका उल्लेख बोलें तो क्योंकि ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में मिलता होगा। तो बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, तो एससी यानी कि अनुसूचित जाति का जो वर्णन है, इसका अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में। अब इसके लिए क्या करवाया गया था दोस्तों, अब इसके वर्णन के लिए क्या करवाया गया, 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाया, यानी कि 89वां संविधान संशोधन करवाया 2003 में। अब 89वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को दो वर्गों में बांट देते हैं। एक तो बन जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा बन जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन मिलता है आर्टिकल 338 में और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन मिलता है उसी आर्टिकल को खंडित करके आर्टिकल 338A में। तो इस तरीके से 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से यह कार्य किए गए, जो कि 2004 से प्रभावी हुए। यानी कि 3 में तो ये संविधान संशोधन करवाया और 2004 से इसको प्रभावी होना था और ये हो भी चुका था। तो इस तरीके से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग हमें मिलते हैं, जो कि क्रमशः 338 और 338A आर्टिकल में इनका उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। दोस्तों, संरचना का मतलब होता है कंपोजिशन, कि किस तरीके से उस आयोग में या जो भी वो संस्था है उसमें सदस्यों की कुल संख्या क्या होगी। तो यदि इसमें सदस्यों की संख्या की बात बोलें तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो इसमें मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 5, जिसमें एक तो होता है अध्यक्ष, दूसरे होते हैं उपाध्यक्ष और 3 होते हैं अन्य सदस्य। तो इसके एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। एक नोट करने वाली बात है दोस्तों कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वह उनको एक दर्जा दिया गया, किसका, वो भी केंद्रीय मंत्री का, यानी कि इनके अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वहीं बात करें इनके उपाध्यक्ष की तो
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो उपाध्यक्ष होगा उसको केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। देखिए, दो चीज़ होती है, एक तो केंद्रीय मंत्री यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एक स्टेट के लिए होते हैं यानी कि राज्य के लिए होते हैं, वह उस केंद्रीय मंत्री के राज्यों के लिए प्रतिनिधि होते हैं कि हर राज्य में तो केंद्रीय मंत्री जा नहीं पाएंगे, तो उस वजह से राज्य मंत्री की व्यवस्था की गई है ताकि जो मंत्री होंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री जो होंगे, वो राज्यों की समीक्षा करे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री को दे, या जो भी है केंद्रीय जो मंत्री हैं उनके कहीं ना कहीं एक एम्बेसडर का कार्य करे वो राज्य में। तो यह तो थी इसके सदस्यों से संबंधित बातें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इस आयोग के नियुक्ति की, कि आखिरकार इन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। तो जो ये आयोग है राष्ट्रीय एससी आयोग यानी कि अनुसूचित जाति आयोग, इसके सदस्यों की नियुक्ति डायरेक्टली की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस आयोग के जो भी सदस्य होते हैं उन समस्त सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी सेवा और शर्तों की। तो दोस्तों सेवा और शर्तों का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ यदि अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष, यानी कि ये जो सदस्य आयोग के सदस्य होते हैं इन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है 3 वर्षों के लिए। तो ये 3 वर्षों तक का अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये तो हमने बात करी इनके सेवा शर्तों और कार्यकाल की। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं इनके कार्य की, कि आखिरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग है ये, इस आयोग के सदस्यों का या इन आयोगों का कि इनके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। तो जो पहली बात है कि आयोग का जो पहला और प्रमुख कार्य है कि ये जो आयोग होगा एससी आयोग, ये अनुसूचित जाति हेतु नियम व प्रावधान को बनाएगा, जो कि समय समय पर बनाए गए नियम और प्रावधानों का वह परीक्षण करेगा एवं उनकी समीक्षा करेंगे। तो ये तो थी इनकी बात की, यानी कि अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों से संबंधित कोई भी नियम व प्रावधान जो भी इन्होंने बनाए हैं उनका समय समय पर परीक्षण करना और उनकी समीक्षा करना कि जो भी नियम कानून उनके लिए बनाए गए हैं सारे उसी तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। इस तरीके से उसका परीक्षण एवं उसकी समीक्षा करने का जो कार्य है वह किसको दिया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को। दूसरी बात करें तो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके अगर हितों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो उल्लंघन करने वाले ऐसे किसी मामले की जांच करना, यह भी इनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि मान लेते हैं कि अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के लिए कोई प्रावधान बनाए गए हैं, यानी कि उनके हितों के लिए कोई बात बोली गई है भारतीय संविधान में, यदि उन हितों का यदि किसी भी अन्य नागरिकों के द्वारा या सरकार के द्वारा उसका उल्लंघन किया जा रहा है तो ऐसे मामलों की विशेष रूप से जांच कौन बैठाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग उन मामलों की जांच करती है। तीसरी बात करें तो जो ये अनुसूचित जाति के लोग हैं इनका एक जो विशेष वर्ग है उनके सामाजिक यानी कि जो भी उनका सोशल हो या आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट करना है, सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित जो भी योजना प्रक्रिया होंगी उनमें सरकार की भी सहभागिता करना और सरकार को परामर्श देना, यानी कि यह आयोग उसमें अपनी सहभागिता दिखाता है और सरकार को परामर्श देते हैं कि आखिरकार इस विशेष वर्ग के लोगों का किस तरीके से इनका सामाजिक व आर्थिक विकास किया जाए और उससे संबंधित कोई भी अगर योजनाएँ चलाई गई हैं सरकार के द्वारा तो उनके संबंध में यह अपनी सहभागिता सुनिश्चित करके सरकार को परामर्श देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये कह सकते हैं कि जो ये अनुसूचित जाति आयोग है ये केंद्र राज्य के अधीन यानी कि केंद्र के और राज्य के अधीन, क्योंकि दोनों में होता है, केंद्र के लिए भी आयोजित होता है राज्य के लिए भी होता है, यानी कि जो उपाध्यक्ष होता है वो राज्यों के लिए देखते होंगे, यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बताया गया था। तो कह सकते हैं कि केंद्र राज्य के अधीन उसके विकास के लिए यानी कि उस अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के विकास के लिए उनके विकास का मूल्यांकन करते हैं ये, यानी कि यह आयोग केंद्र और राज्य में दोनों में, यानी कि अध्यक्ष बात करेंगे तो केंद्र के लिए डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो राज्य के लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। बाकी सदस्य जो तीन होते हैं वह तो अपने नॉर्मल स्तर पर कार्य करते ही रहते हैं। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के हितों का अगर उल्लंघन होता है तो ऐसे मामलों में यह सिविल कोर्ट यानी कि दीवानी न्यायालय की इसको शक्तियाँ प्राप्त हैं। सिविल कोर्ट यानी कि आप कह सकते हैं कि सिविल कोर्ट में वह मामले होते हैं जो दीवानी स्तर के होते हैं। एक दो कोर्ट होते हैं, एक सिविल कोर्ट और एक होता है आपका क्रिमिनल कोर्ट, तो इसको सिविल कोर्ट की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। तो दोस्तों ये तो थी इसकी बात। दोस्तों एक नोट करने वाली बात है इस राष्ट्रीय एससी आयोग के लिए, वह आयोग ये है कि जब कभी भी इस तरीके का यानी कि इनके द्वारा जो किए गए ये कार्य हैं, इन कार्यों की जो ये आयोग है अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली ये देते हैं भारत के राष्ट्रपति को। यह अपनी रिपोर्ट देंगे राष्ट्रपति को। जब एक बार रिपोर्ट राष्ट्रपति जी के पास चले जाएगी तो अब वो राष्ट्रपति जी, केंद्र में तो रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को मिलती है
अगर बात करेंगे राज्य के संदर्भ में तो वो राज्य के राज्यपालों के पास जाती है, यानी कि जो इसकी रिपोर्ट जो आयोग देंगे केंद्र के लिए तो राष्ट्रपति जी को देंगे और राज्य की रिपोर्ट जाएगी राज्यपाल के पास। अब केंद्र की जो रिपोर्ट होगी यानी कि अनुसूचित जाति आयोग ने केंद्र के लिए जो अपनी अनुशंसाएं दी होंगी वह राष्ट्रपति जी के माध्यम से संसद में प्रस्तुत की जाती है, और संसद में जब यह प्रस्तुत की जाएगी तो संसद इसके बाद उन पर चर्चाएं करेंगी, चर्चाएं शुरू करेंगी, और चर्चाओं के बाद या तो वह उसको स्वीकृति देंगे या तो स्वीकृति नहीं देंगे। इसी तरीके से जो इसकी जो राज्यपाल को रिपोर्ट जाती है, राज्यपाल वह रिपोर्ट यानी कि राज्य को जो सौंपी जाती है वो राज्यपाल के माध्यम से सौंपी जाती है, और राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य की विधानमंडल में रखेंगे। और वहाँ पर राज्य की विधानमंडल उसमें परिचर्चाएं करेंगी, और चर्चाओं के माध्यम से वह उसको या तो स्वीकृति दे सकती हैं या तो नहीं दे सकती हैं कि वह उस राज्य के लिए जो उस आयोग की समीक्षा है उसको मानना है या उसको कोई कानून बनाना है या कानून का दर्जा देना है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात। आज हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। इसमें हमने देखा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जो जाति आयोग है उसकी स्थापना किस तरीके से की जाती है, उसका गठन, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, उनके सदस्य कितने होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सेवा शर्तें, कार्यकाल क्या है, और साथ ही साथ उनकी जो सेवा शर्तों और कार्यकाल के बारे में हमने इसकी बात करी, साथ ही साथ उनके कार्यों की भी हमने यहाँ पे समीक्षा करी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अगले संवैधानिक जो हमारी संस्था थी, संवैधानिक निकाय थी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करी। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपने आप में पहले अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग था। आयोग से पहले भी एक आयुक्त के पद की व्यवस्था की गई थी, बाद में आयोग बनाया गया, और आयोग बना करके आगे चल करके 89वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को और आर्टिकल 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा गया। इसी तरीके से दोस्तों अगले क्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और इसी तरीके से महिला आयोग के माध्यम से और ओबीसी आयोग को पढ़ने के बाद हम लोग अपनी इस संवैधानिक निकाय को समाप्त कर लेंगे और उसके बाद गैर संवैधानिक निकाय में चलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से ये उम्मीद होती है कि आप इन सारी वीडियो को पूरा देखें, निरंतरता बनाए रखें। लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, आप इस समय का सदुपयोग करें और निरंतरता के साथ आप ये जो सब्जेक्टिव वीडियोज़ आ रही हैं इन वीडियोज़ को निरंतरता से देखें। दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी ये वीडियोस हमारी जो दी गई वीडियोस हैं ये कंटिन्यूस बेसिस पे देखा करें। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई विशेष टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।